लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर वन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज लाइबल फॉर एनी लॉसेज ऑफ द कंपनी। नो, हमने कहा था कि डायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। ऑनर ने पैसा लगाया हुआ है, डायरेक्टर कंपनी को चला रहे हैं, तो कोई भी लॉस होता है वो कंपनी को खुद बेयर करना है। नॉट कि डायरेक्टर अपनी जेब से देगा, ना कि शेयर होल्डर अपनी जेब से देगा। सिर्फ कंपनी बिकेगी, कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी अगर कल को डिफॉल्ट कर जाती है, उसके पैसे नहीं दे पाती, तो सिर्फ कंपनी बेच के जितने एसेट्स होंगे वो लोगों को पैसे दे दिए जाएंगे। जो ना दे पाए वो डूब जाएंगे उन लोगों के पैसे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अ सोल ट्रेडर बिजनेस ओन्ड बाय शेयर होल्डर एंड ऑपरेटेड बाय प्रोप्राइटर। देखो, सोल ट्रेडर बिजनेस तो एक अकेला बंदा चला रहा होता है, वहां पे तो शेयर होल्डर नहीं होता, ये कंपनी की डेफिनेशन है, ठीक है। पार्टनर्स आर लायबल फॉर लॉसेज इन पार्टनरशिप इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट एंड शेयर प्रॉफिट। पार्टनर्स आर लायबल फॉर लॉसेज इन पार्टनरशिप इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयर रेशो। नो, ये भी गलत है। क्यों गलत है? हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स की ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब जितना भी अगर कोई लॉस होता है, जिस तरह सोल ट्रेडर सारा का सारा लॉस खुद बेयर करने का जिम्मेदार है, इसी तरह पार्टनर्स का भी अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से नहीं होगा, लॉस शेयरिंग की रेशो के हिसाब से नहीं होगा। वो कंप्लीटली लायबल है, वो 100% लायबल है। जितना भी डेट होगा वो खुद अपनी जेबों से भी पे करेंगे, ठीक है। अपनी पॉकेट से पे करने के जिम्मेदार हैं। देन ऑप्शन नंबर फोर ही ठीक होगा। कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर। जी हाँ, कंपनी डायरेक्टर्स चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर डायरेक्टर्स कंपनी को रन करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाता है और डायरेक्टर्स उस कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। देन जी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंट्स? Which of the following best describe management accounts? Management accounts are mandatory accounts which reflect the past performance of business and prepared in accordance with strict accounting requirement. No, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए। मैनेजमेंट अकाउंट्स अपनी मर्जी से बनाए जाते हैं। मैनेजमेंट अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे उनको एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, उनमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकती है, इंफॉर्मेशन कम कर सकती है, ठीक है। उसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट नहीं है, ठीक है। Then management accounts are normally prepared on monthly on rolling basis and include detail of past performance as well as budget and forecast. देखो, हमने कहा था कि मैनेजमेंट अकाउंट्स जो बनते हैं वो किस काम के लिए बनते हैं? फ्यूचर जजमेंट के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। वो बता रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस ऑन रोलिंग बेसिस। रोलिंग बेसिस का क्या मतलब? एक मंथ का बनेगा, फिर दूसरे मंथ का, मतलब पहले का खत्म हो जाएगा, फिर तीसरे का, फिर जो तीसरा खत्म होगा फिर चौथे का, फिर चौथे से पांचवे का, इस तरह बनते रहेंगे अकाउंट्स। हर महीने के हिसाब से आगे आगे चलते रहेंगे अकाउंट्स। तो रोलिंग बेसिस पर होते हैं एंड इंक्लूड पास्ट परफॉर्मेंस। जी हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस एज वेल एज उसमें बजट और फोरकास्ट, यानी कि बजट किस साल अगले फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, फोरकास्टिंग भी फ्यूचर के लिए की जाती है, ठीक है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है एनालिसिस करना। देन एक मैनेजमेंट क्वेश्चन अकाउंट्स और। आर रिक्वायर्ड। जी जी। इसमें बताया था आपने कल कि मैनेजमेंट अकाउंट्स तब प्रिपेयर किए जाते हैं जब जब उनकी जरूरत हो। जी जी। तो फिर ये कैसे करेक्ट हुआ अगर ये मंथली प्रिपेयर हो रहा है तो? देखो मंथ हर देखो, मैनेजमेंट अकाउंट्स तो मैंने आपको बोला था कि आप कभी भी बना सकते हो, जब आपका दिल करे आप अकाउंट्स बना सकते हो। नॉर्मली जो वर्ल्ड में चलता है ना, वो मंथली भी नहीं चलता। मंथली भी वाली भी स्टेटमेंट गलत होती है। नॉर्मली जो दुनिया में चलता है वो बनता है कि साल के शुरू में खड़े होते हैं, हम बजट्स बनाते हैं। साल के शुरू में खड़े होकर बजट बनाते हैं, पूरे साल का बजट बनता है। अब उस बजट में भी आगे टाइप्स होती हैं। एक बजट पूरा मास्टर बजट बनता है, मास्टर के बाद फिर छोटे छोटे हिस्सों में बनता है। जनवरी का, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जून का बन गया। उसके बाद जनवरी की सेल्स का, जनवरी की प्रोडक्शन का, जनवरी की कॉस्ट का, जनवरी की एडवर्टाइजमेंट का। इस तरह हर चीज मंथली बेसिस पर चल रही है। एक मास्टर बजट बनाया जाता है, उसके बाद नीचे बजट्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है, हर महीने के हिसाब से, जी। ठीक ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड, नहीं ये गलत है। अकाउंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होते। एंड इंक्लूड सफिशिएंट डिटेल फॉर मैनेजर्स टू कंट्रोल बिजनेस। आगे वाली लाइन ठीक है, बट पहली लाइन गलत है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ होते हैं। नो, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होते। इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपनी मर्जी से बनाते हो। मैनेजमेंट अकाउंट्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन कंप्यूटेड टू बी रेलिवेंट टू मैनेजर्स एंड आर जनरली प्रिपेयर्ड एनुअल बेसिस। देखो वो कह रहा है मैनेजमेंट अकाउंट्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन कंप्यूटेड टू बी रेलिवेंट टू मैनेजर्स। नो, मैनेजर से रेलिवेंट नहीं होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन कंपनी से रेलिवेंट होती है। दिस इज नॉट रेलिवेंट टू मैनेजर, दिस इज रेलिवेंट टू कंपनी एंड कंपनीज के बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं ये स्ट्रेटेजिक लेवल यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर बैठे लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और वो फिर उनसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर अपने प्लान्स बनाते हैं।
तो इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स, कि एम्प्लॉयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। कंपेयरिंग द बिजनेस विद कंपेटिटर इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू सीक एम्प्लॉयमेंट विच वन ऑफ दोज कंपेटिटर, नहीं। कंपैरिजन का काम होता है आपकी जो मैनेजमेंट जो आपके हायर लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है कंपैरिजन। वो अपने कंपेटिटर से कंपैरिजन सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, एम्प्लॉय का काम कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय को सिर्फ ये देख रहा होता है कि क्या ये बिजनेस चलता रहेगा, आज मैं अगर इसमें जाके एम्प्लॉय खड़ा होता हूँ तो ये ना हो कि कल फ्यूचर में ये 6 महीने के बाद 8 7 महीने के बाद ये बंद हो जाए। ठीक है, एम्प्लॉय को सिर्फ अपनी सैलरी से गर्ज होता है। कोई भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए जी। एम्प्लॉयर को देखने नहीं जाता, उसका किसी का दिल नहीं है, कोई एक सेकंड भी अपने मैनेजर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इंस्टेड कि उसको अपनी सैलरी से मकसद है। एक्सेस सर द मुझे इफेक्ट। क्वेश्चन समझ नहीं आया। जी जी। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो, क्वेश्चन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉय, देखो हमने कहा था कि इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लगाना है। इस सवाल में पूछ रहा है कि एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्टेड होंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में। अगर एम्प्लॉयज को किसी कंपनी में जाना है तो वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखता है। वो इसलिए देखता है कि ताकि क्या ये फ्यूचर में सरवाइव कर सकता है बिजनेस, क्या ये फ्यूचर में चलेगा, ये ना हो कि कल आज मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करूं 2 महीने के बाद ये बिजनेस ही बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज को अपनी सिर्फ सैलरी से मकसद होता है। उनको कोई नहीं है कि कंपनी चल रही है कंपनी बंद है, उनको अपनी सैलरी से मकसद है कि आज मैं अगर जाता हूं तो मेरा पर्सनल इसमें सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। जी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन था असेस द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन लोकल इकोनॉमी कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। नहीं सर, इनको क्या काम है, इनका काम सैलरी है, उनको नहीं ये फर्क पड़ता कि इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टू असेस वेदर अ बिजनेस विल सर्वाइव इन फ्यूचर, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि क्या बिजनेस फ्यूचर में सर्वाइव करेगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि एम्प्लॉय सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए देख सकता है कि क्या ये फ्यूचर में बिजनेस के पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल कर सके। ठीक है, असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करनी है भाई, वो इंप्लॉयमेंट लेने आ रहे हैं, नॉट के इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर ग्रुप आर रिक्वायर्ड द मोस्ट डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखो इनमें से कौन सा यूजर का ग्रुप होगा रिक्वायर्ड द मोस्ट डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिनको सबसे ज्यादा डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका ऑप्शन बनता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट ही। मैनेजमेंट को आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए किस काम के लिए, उनको बजट्स बनाने हैं। ठीक है, उनको अपनी फॉरकास्टिंग करनी है, उनको प्लानिंग करनी है कि क्या मैं अगले महीने अगले 6 महीने इतने पैसे खर्च कर सकता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बाकी सबको भी चाहिए, आपके जो रेगुलेटर्स हैं उनको भी चाहिए, आपके शेयर होल्डर हैं उनको भी चाहिए, लेकिन मोस्ट डिटेल कौन मांगता है, वो आपके मैनेजमेंट मांगती है। जो शेयर होल्डर्स को एसपीएल एसएफपी दी जाती है उसमें सिर्फ लिखा होता है कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं, ये चीजें, और खत्म। जो मैनेजमेंट होती है उसको डिटेल अकाउंट्स चाहिए, उसको उसको अगर बताया गया है कि आपके पास इतना रेवेन्यू है तो मैनेजमेंट को पूछना है कि हाँ जी, मैनेजमेंट ने अगर डिसीजन मेकिंग कर रही है ना तो उनको पूछना है कि भाई किस चीज की सेल से कितना रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, किस कौन अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उन किस किस प्रोडक्ट से कितनी कितनी सेल्स जनरेट होती हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए। बाकी इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर इनको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इनको सिर्फ हम क्या पकड़ाते हैं, एसपीएल, ये लो जी एसपीएल, ये लो एसएफपी, ये हमारी नोट्स हैं, और ये एसओसीआई है, एंड दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बस ये 5 चीजें पकड़ा देते हैं भाई, इसको खुद ही पढ़ लो, डिफाइन कर लो और देख लो कि इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। इसी तरह गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उनको भी आपकी एसपीएल एसएफपी से मकसद होता है, क्यों, उन्होंने टैक्स लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज में आपके नॉर्मली टैक्स अथॉरिटीज ही आती हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स चाहिए और उनको टैक्स देखने के लिए आपकी एसपीएल की जरूरत होती है। ठीक है, ये अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि एसओएफपी बना के भी आपको दिखाऊंगा भी कि एसपीएल कैसी दिखती है, एसओएफपी कैसी होती है। ठीक है, तो फिर आपको ये अंदाजा थोड़े से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement are true, accounting can be described as recording summarizing financial transaction, या दूसरा ऑप्शन ऑफ उसने कहा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर इंटरनल यूज।
आपके ख्याल से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर ए करेक्ट है। कैसे? अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब एज रिकॉर्डिंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये हमने पहली लाइन पढ़ी थी जब हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा, तो हमने पहली बात ये की थी कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको ट्रेस करते हैं, उनको रिपोर्ट्स बनाते हैं और फिर उनसे हमारी स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ऑप्शन नंबर टू क्यों क्यों गलत है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट फॉर इंटरनल यूज। नो, यहां तक ठीक थी, स्टेटमेंट तक ठीक थी, या फॉर इंटरनल यूज नहीं होता। हमने कल भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस काम के लिए यूज होता है, पर प्राइमरी पर्पस क्या होता है? एक्सटर्नल यूजर्स को देना, नॉट के इंटरनल यूज। एक्सटर्नल यूजर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये हमने कल ही पढ़ी थी लास्ट पे, जब क्लास खत्म होने लगी तो वहां पे एक पॉइंट था। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? मेन मकसद क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? मकसद क्या है? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड करना मकसद नहीं है हमारी। पहले रिकॉर्डिंग, पहले ट्रांजेक्शन होती है, फिर ट्रेस होती है, फिर रिकॉर्ड होती है, देन फिर ट्रायल बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग मकसद नहीं हो सकता। प्रोवाइड मैनेजमेंट विद डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट? नो, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। ठीक है, दिस इज नॉट वर्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ पैसा होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही आपके जो MA1 MA2 FMA के सब्जेक्ट हैं, इनको सब्जेक्ट ही कहा जाता है, कॉस्ट के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम ही है। प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट यानी कि SPL, SOFP, ठीक है, इन सब के जरिए आपको एक फाइनेंशियल रिजल्ट बना के दिया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ही ये होता है, ला एम क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, ट्रायल एंड देन फिर उससे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जो कि आपके यूजर्स को दी जा सके। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, नॉट सिंगल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट नहीं हो सकता, बहुत सारे मकसद होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एसेट? एसेट क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था, आपका MCQ आ सकता है कि क्या ये ओन्ड बाय एंटिटी होता है, ये कंट्रोल्ड बाय एंटिटी होता है? सर, asset is controlled by an entity. Asset is anything which is controlled by an entity, not के ownership. ठीक है, then question number 8, Tara takes loan of 15,000 at the beginning of financial year. It is payable over 5 years. At the end of each, her balance is 12,000 of amount should be in her accounts as follow. देखो वो कह रहा है कि सारा ने 15,000 रुपए का लोन लिया। सारा ने 15,000 रुपए का लोन लिया एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में, अपने साल के स्टार्ट में एक लोन लिया 15,000 रुपए का, जो कि इट इज पेएबल ओवर 5 ईयर, जो कि 5 सालों में पे करना है। एट द एंड ऑफ हर द बैलेंस ओड इज 12,000। उसी साल के एंड पर, उसी साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड पर आपका बैलेंस कितना रह गया? 12,000 रुपए। द अमाउंट शुड बी शोन इन हर अकाउंट्स, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि देखो, उसने एक 15,000 रुपए का आज लोन लिया, कितने सालों के लिए? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। 5 सालों के लिए लोन लिया। अब क्या हुआ? पहला साल गुजर गया है, और पूरा ये पहला साल गुजर गया, और इस साल के एंड पर, पहले साल के एंड पर क्या होगा? आपके पास लाइबिलिटी कितनी रह गई है? 12,000 रुपए का लोन देना है अभी आपने। तो एक बात बताओ कि हर साल लोन पे कितना करना है? इट इज पेएबल ओवर 5 ईयर, यानी कि 15,000 रुपए का लोन था, 5 सालों में देना है, तो 5 साल डिवाइड बाय, तो 3,000 रुपए हर साल देना है। तो इस साल भी यही हुआ है कि 15,000 रुपए का लोन था, साल के एंड पर 12,000 रहेगा, तो इसका मतलब आपने 3,000 रुपए पे कर दिया। अब बताओ कि करंट और नॉन करंट पोर्शन कितना है? तो मैंने आपको बताया था कि करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जो कि एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो कि एक साल से लेटर, जो ज्यादा देर चलेगी। तो करंट लाइबिलिटी इसमें कितनी है और नॉन करंट लाइबिलिटी इसमें कितनी है? सर, ये जो इस साल से लेकर, कलर चेंज करते हैं एक बार, ये जो ईयर होगा, इस ईयर में कितने पैसे देने हैं? सर, 3,000 रुपए देंगे, और साल के एंड पे कितने रह जाएंगे? लाइबिलिटी कितनी रह जाएगी? 9,000 रुपए की। ठीक है, पहले साल 15,000 था, स्टार्ट के शुरू में 15 का लोन लिया, 3,000 पे कर दिया, साल के एंड पे 12,000 रह गया। अगला साल आया, अगले साल में फिर 3,000 रुपए का आपने पे किया, और साल के एंड पर 9,000 रुपए रह गया होगा। अब ये जो इस आपने इस पॉइंट पे खड़े होकर बताना है कि क्या चल रहा है अभी, इस पॉइंट पे खड़े होकर। ठीक है, तो ये जो अगला 3,000 रुपए है, जो कि 12 महीने के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर पे करना है,
ये आपकी होगी करंट लाइबिलिटी। ये जो 3,000 रुपए है ये होगी करंट लाइबिलिटी, और ये जो 9,000 रुपए अगले अभी 3 सालों में देना है, ये कितनी, ये क्या होगी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। ये हमने अपनी क्लास में भी बात डिस्कस की थी कि लोन का स्प्लिट आपसे पूछ सकता है कि लोन किस किस कितना कितना लोन है। तो करंट लाइबिलिटी आपकी 3,000 रुपए और नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी 9,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेड रिसीवेबल इज, ट्रेड रिसीवेबल कौन से होते हैं? देखो रिसीवेबल मैंने कहा था ऐसे, जब बिजनेस किसी को उधार पर सेल करता है, तो बिजनेस ने जिसको सेल की उस बंदे ने आपको पैसे देने हैं। आपने किसी को सेल की है, आप बिजनेस हो, तो आपने किसी को सेल की उधार पर, तो उस बंदे ने आपको पैसे देने हैं। तो अब इस बात को सोच के ये लाइन पढ़ो, अ पर्सन ओइंग मनी टू बिजनेस, ऐसा बंदा जिसने बिजनेस को पैसे देने हैं इन रिटर्न ऑफ गुड सप्लाइड। जी हाँ, यही स्टेटमेंट ठीक है कि एक ऐसा बंदा जिसने बिजनेस को पैसे देने हैं जो कि उसे गुड सप्लाइड की गई हैं, जो उसे चीजें दी गई हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, अ पर्सन टू होम द बिजनेस ओज मनी, ऐसा बंदा जिसको बिजनेस ने पैसे देने हैं। नहीं सर, हम रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, ये तो पेबल होता है। जिस जिस बंदे को बिजनेस ने पैसे देने होते हैं वो तो पेबल होता है इन रिटर्न ऑफ गुड सप्लाइड। बिजनेस ने पैसे नहीं देने। रिसीवेबल का मतलब होता है कि बिजनेस ने पैसे लेने हैं किसी बंदे से, किसी बंदे ने बिजनेस के पैसे देने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, पर्सन ओइंग मनी टू बिजनेस। ओइंग टू, ओ टू का मतलब होता है आपने देने हैं, ऐसा बंदा जिसने बिजनेस को पैसे देने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये आगे भी दी हुई है, अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी विच वाज लेट टू फाइनेंस द ट्रेडिंग ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। नहीं, ऐसा बंदा जिसने बिजनेस को पैसा दिया हो, किस काम के लिए, बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए, दिस इज नोन एज लोन, नॉट के आपका रिसीवेबल्स। ठीक है, ऐसा बंदा जिसने बिजनेस को पैसे दिया किस काम के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, वो लोन होता है बिजनेस का। अ पर्सन होम हैज परचेज गुड्स फ्रॉम बिजनेस, ऐसा बंदा जिसने बिजनेस से चीज खरीदी, लेकिन चीज खरीदने वाला कैश पर भी खरीद सकता है और क्रेडिट पर भी, तो इस पे हमें नहीं बताया गया, तो हम कभी भी इसको ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी भी होता अगर इसने लिखा होता का पर्सन हु हैज परचेज क्रेडिट गुड्स फ्रॉम बिजनेस, उधार पर खरीदी होती। ठीक है, तो बताया नहीं हुआ, तो इस वजह से हम इसको नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा आप। क्वेश्चन नंबर 10, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जी हाँ, ये इन्वेंट्री होती है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ऐसी चीजें जो आपने खरीदी बेचने के लिए। शिफ्टिंग टेबल फ्रॉम वन रूम टू अनदर, ये कैसी बिजनेस ट्रांजेक्शन है? आपने एक रूम से टेबल उठाया दूसरे रूम में रख दिया, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेल ऑफ गुड्स, जी हाँ, बिजनेस का काम ही है, सेल कर रहे हैं। कंफर्मिंग बैंक बैलेंस थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सिर्फ आप बैलेंस कंफर्म कर रहे हो, आपने स्टेटमेंट अपनी डाउनलोड बैंक से अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली, तो इसका मतलब ये तो नहीं आपके को बिजनेस ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके। ठीक है जी।